बॉलिंजर बैंड्स जो है टूल, उसमें कैसे परफेक्ट एंट्री और एग्जिट्स को मार्क करें। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है कि जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें वन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जहां पे मेजर 68% ऑफ द डेटा विच इज हाईली अवेलेबल इज बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मार्केट का बेसिक डीएनए पता है क्या है कि वो हमेशा ना ग्रोथ के लिए बना हुआ है। तो कोई कंपनी आज स्टॉक लिस्ट करती है तो लिस्टिंग क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये कि हम बिजनेस को और बड़ा करेंगे और कंपनी को और भी ग्रो करेंगे। अब जितना 1 मिनट के चार्ट में होगे या 2 मिनट के चार्ट में होगे, तकलीफ बढ़ जाएगी बिकॉज वहां पे नॉइज ज्यादा होता है, ट्रेंड कम होता है, एंट्री एग्जिट सिग्नल्स बढ़ेंगे। जो मेन ट्रेड्स मारने हैं 100-200 ट्रेंड मारने, उसके बदले आप 2-3 ट्रेड मार के निकलोगे। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें ना आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई नहीं आएगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले कि बॉलिंजर बैंड्स जो है टूल, उसमें कैसे परफेक्ट एंट्री और एग्जिट्स को मार्क करें। काफी लोग बॉलिंजर बैंड्स को यूज करते हैं और सबके यूज करने के तरीके अलग अलग है, ठीक है। और मैं आपको मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो बॉलिंजर बैंड्स में देखा है, जो चीजें तो अच्छे से काम करती है, तो वो सारी चीजों को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये जो पूरा टॉपिक इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट हाउ टू एंटर परफेक्ट एंड हाउ टू एग्जिट, एंड वी विल कीप इट वेरी सिंपल, ओके। बिकॉज हमेशा एक चीज ये है कि सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजीज और मेथड्स में ही एज होती है, ओके। तो पहले बॉलिंजर बैंड्स जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको समझा देता हूँ कि बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है। सो बेसिकली इट इज मेड बाय जॉन बॉलिंजर, और लकीली मैं खुद पर्सनली जॉन बॉलिंजर को मिला हूँ बाय द वे, हमारे जो सीएमटी के समिट्स होते हैं उसमें। तो आई एम गॉट प्रिविलेज टू मीट हिम ऑल्सो इन पर्सन, और मैंने भी उनसे काफी सारी चीजें पर्सनली बात करके भी जानी हुई है। और बॉलिंजर बैंड्स को हम एक सिचुएशन में देखते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड्स है बाय द वे। तो ये जो सेंटर में अगर आपको जो एवरेज दिख रही है वो एक 20 दिन की मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज। और ये 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बेसिकली फॉर्मूला डाला है स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ पे दिस इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड दिस इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, पहले उसको समझते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब बेसिकली ये होता है, एक बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा दिखता है बाय द वे। स्टैंडर्ड डिविएशन बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप देखोगे कि अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट 4 महीने में आपने 30 साल के उम्र के ऊपर के किसी भी मेल या फीमेल को, आपने कितने लोगों को ऐसा देखा है जिनकी हाइट 6 फुट से कम है और जिनकी हाइट 4.5 फुट से ज्यादा है, ओके। तो आप बोलोगे कि यार मुझे तो रोज देखते हैं, मेजर लोग उसके बीच में आते हैं। अगर आपको मैं ऐसे पूछता हूँ कि आपने लास्ट 4-5 महीने में यही सेम उम्र के लोगों में कितने लोग ऐसे देखे जिनकी हाइट 6.5 फुट के आसपास है और किसकी हाइट ये उम्र वालों में 3.5 फुट की है, तो आप बोलोगे कि नहीं, इतने लोग नहीं दिखे, शायद से एका दुका दिखा रहेगा, बहुत कम। और आपने कभी ऐसा बंदा देखा जिसका हाइट 7.5 फुट है और ऐसा बंदा जिसकी हाइट 2 फुट है, ठीक है। ये शायद से बहुत रेयरली या शायद से ना भी देखो। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है कि जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें वन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जहां पे मेजर 68% ऑफ द डेटा विच इज हाईली अवेलेबल इज बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो 4.5 फुट से लेके 6 फुट के नीचे वाले लोग हैं वो आपको मेजरली ये डेटा में पॉपुलेटेड दिखेंगे बिकॉज वहां पे हाई वॉल्यूम है। और अगर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो ऐसी बात हो गई कि कोई बंदा आपको 6.5 फुट का दिख गया 30 साल की उम्र के ऊपर का, और आपको कोई बंदा 4 फुट के नीचे का दिख गया 3.5 फुट का, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज द एक्सट्रीम डेटा। ये बहुत रेयरली होता है। और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन को तो बात ही ना करें तो बहुत ही बार हो गया, दैट इज 99% ऑफ द डेटा। 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेसिकली 95% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब 95% ऑफ द डेटा वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में ही रहता है। 95% लोग जो है इंसान 30 साल के ऊपर के, वो सबकी हाइट इसके बीच में मिलेगी आपको, ओके। और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यही सेम प्राइस के ऊपर प्लॉट किया है, ताकि बॉलिंजर बैंड से अगर प्राइस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर चले जाता है मींस कुछ एक्सट्रीम हो गया है भाव में, प्राइस में, ओके। एंड इफ इट गोज डाउन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो मींस देयर इज समथिंग एक्सट्रीम दैट हैज हैपेंड। और जब भी कोई एक्सट्रीम होता है तो बेसिकली डेटा को इस तरीके से देखा जाता है कि कुछ एक्सट्रीम मूवमेंट है मींस शायद से कुछ ट्रेंड आ सकता है। ये एक तरीका हो गया देखने का। और काफी लोग ऐसे भी ट्रेडिंग करते हैं कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है तो लोग बेचते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि अभी फिर से बहुत दूर चला गया तो फिर से सेंटर में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं मीन रिवर्टिंग, ओके। ये 2 तरीके, मैंने जो तरीका मेरा यूज करने का है बाय द वे, और मैं जो डेटा में देख के आऊँ मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, हाउ डज इट एक्चुअली बी, हाउ इट इज मोर बेनिफिशियल बाय द वे। और एंटर एग्जिट के बाद में थोड़ा बहुत छोटा सा एक बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि रियल में चलता है कि नहीं चलता है। सो नाउ ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन समझा दिया आपको, बॉलिंजर बैंड समझा दिया। बॉलिंजर बैंड्स में जो डिफॉल्ट सेटिंग जॉन बॉलिंजर ने डिजाइन किया है बाय द वे, दैट इज 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम लोग ये 20 दिन का जो एवरेज है
इसे थोड़ा चेंज करेंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ कि एक बैंड के बाहर गया तो बेचो और बैंड पे आ गया तो खरीदो, या यहाँ पे खरीदो और यहाँ पे बेचो। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने जो डेटा में देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कभी भी अगर कोई प्राइस बॉलिंजर बैंड को तोड़ता है ना, और अगर उसको तोड़ने के बाद उधर क्लोजिंग देता है और वो टू स्टैंडर्ड डिवीजन को तोड़ता है, उसका मतलब कुछ सीरियस चीज, कोई सीरियस ट्रेंड आ सकता है, तो ही वो नॉर्मली टू स्टैंडर्ड डिवीजन को ब्रेक करता है। टू स्टैंडर्ड डिवीजन को ब्रेक करने के बाद मैंने ऐसा नोटिस किया था कि ब्रेकआउट के बाद में बहुत टाइम है ना फॉलो अप मूवमेंट आता है, फॉलो अप रैली आती है, और वो जो फॉलो अप होता है ना वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। और जब तक कोई सीरियस कंडीशन नहीं आती है तब तक एक चीज मैंने ये भी ऑब्जर्व की है कि उसके जो नीचे का जो लोअर साइड का जो बैंड है ना, टू स्टैंडर्ड डिवीजन जो नेगेटिव है, वो उसको नॉर्मली ब्रेक नहीं करते। इफ देयर इज समथिंग सीरियस ओनली देन इट गोज इन ब्रेक दैट लेवल। ओके, तो जब भी वो लेवल को तोड़ता है मीन समझ में आ जाता है कि यार अभी तक का जो ट्रेंड ऊपर का था वो ट्रेंड अभी साइड से नीचे जाने के मूड में है। ओके, तो ही जाके वो उससे ब्रेक करता है, माइनस टू स्टैंडर्ड डिवीजन को जो लोअर वाला है उसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करने का सोच रहा हूँ कि इसका जब भी ब्रेकआउट होगा तभी मैं बाई करूंगा, जो लोग एक्चुअली बेचते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ। और खरीदने के बाद मैं इसको तब तक नहीं बेचूंगा जब तक मेरी ये नीचे की लाइन के पास या उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, जो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ठीक है। सो अगेन आगे जाके अगर समझो मुझे कोई भी ऐसा सिग्नल मिलेगा जहां पे फिर से वो किसी बैंड के ऊपर जा रहा है तो मैं फिर से उसको खरीदूंगा, ठीक है। और सेम अगर फिर से अगर वो ऐसे ही कुछ करेगा, जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जांपल ले लो पीछे कि यहाँ पे भी मेरे साथ एक ब्रेक था लेकिन फाइनली नीचे के लाइन पे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो वहां पे मैं एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। मेरा दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट जो है इसका जो बेसिक डीएनए है, ठीक है, अभी स्ट्रैटेजी के पीछे ना डीएनए और स्ट्रक्चर समझना भी उतना जरूरी है। तो मार्केट का बेसिक डीएनए पता है क्या है कि वो हमेशा ना ग्रोथ के लिए बना हुआ है। ओके, तो आज समझो इंडिया का स्टॉक मार्केट है या लेट्स से कोई स्टॉक है, तो कोई कंपनी आज स्टॉक लिस्ट करती है, तो लिस्टिंग क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम बिजनेस को और बड़ा करेंगे और कंपनी को और भी ग्रो करेंगे, ताकि कंपनी ग्रो हो और मेरे शेयर का प्राइस भी बढ़े, मेरे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े, वैल्यूएशन भी बढ़े और सब लोग उसमें से एडवांटेज ले, ठीक है। दैट इज द होल थिंग। तो इसमें बेसिक लॉजिक मैंने एक और ये लगाया रूल में कि मैं इसमें सिर्फ बाय ही करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा। तो मैं जब भी मुझे पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, लेकिन नेगेटिव अगर साइड पे ब्रेक आता है तो मैं खाली एग्जिट करूंगा, मैं शॉर्ट सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि स्टॉक मार्केट बना है ऊपर जाने के लिए। तो मैं अगर जितने भी ट्रेड्स ऊपर जाने के लिए करूंगा ना उस पे मुझे फायदा है। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो आप 1991 से अगर निफ्टी को देख लो 1995 से, तो हर्षद मेहता के टाइम पे हम लोग ऊपर थे, केतन पारे के टाइम में ऊपर थे, नीचे आए, ये सब फॉल में, और वो सब फॉल के बाद में लास्ट में क्या हुआ, वी ऑलवेज वेंट टू द ग्रोथ साइड। तो अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो या निफ्टी का वीकली चार्ट देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कॉन्स्टेंटली इंडिया ग्रो कर रहा है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी ग्रोथ के साइड लीन्ड है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ऑलरेडी ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये एक मेरा दूसरा लॉजिक है। अभी इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। मैंने इसमें एक चीज ये ऑब्जर्व की कि जो स्टैंडर्ड 20 डेज का मूविंग एवरेज है, तो 20 दिन की जो एवरेज है ना उसमें एक चीज बहुत ये होगी कि आपको सिग्नल मिलेगा, फिर एग्जिट का सिग्नल मिलेगा, फिर बाय का सिग्नल मिलेगा, कॉन्स्टेंटली सिग्नल मिलते हैं। ओके, तो कभी कभार क्या होता है पता है कि बहुत एग्रेसिव ट्रेड लेने से भी बेटर ये है कि आप स्टॉप लॉस या आपके एंट्रीज को थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में रखो और उसको थोड़े अगर बड़े फ्रेम में लेके जाओ तो काम थोड़ा आसान हो सकता है। मीन्स आपको फ्रीक्वेंट एंट्री एग्जिट्स नहीं मिलेंगी, फ्रीक्वेंट एंट्री एग्जिट्स नहीं मिलेगी, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका कॉस्ट बचेगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा और आपका कैपिटल भी लाइक प्रोटेक्टेड रहेगा उससे। तो मैंने इसके अंदर में एक और रूल टेस्ट करके देखा है। वो जो रूल है कि मैंने 20 के बदले ना आई चेंज्ड इट टू 200 इज मूविंग एवरेज। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने 2 ही रखा है। सो 200 दिन की जो एवरेज है उसी का 2 स्टैंडर्ड डिविएशन भी वो डेटा का ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी बैंड इज वेरी वाइड, ओके, और इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग तभी एग्जिट मारेंगे जब भी हमारा नीचे का कोई बैंड टूटता है। अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल में देखने से ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा स्टॉप है, ठीक है, बट अगर हम इसी तरीके से काम करें तो क्या रिजल्ट आएगा अभी हम उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा खाली एक रफ ये देता हूँ ब्रीफ, तो यू विल गेट एन आइडिया। सो दिस इज जस्ट लॉन्ग ओनली, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही प्राइस ने बैंड के बाहर दिया तो लॉन्ग हुआ, मींस हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, और जब भी वो बैंड के नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। इसमें एक फायदा ये है कि जैसे प्राइस डेवलप हो रहा है और नया डेटा इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपके जो नीचे के लेवल्स है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होंगे। सो बेसिकली इन एंड आउट यू आर ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस स्टैटिक है, मैं तो रुका हूं, जितना ऊपर चलेगा उतना फायदा है और जितना टाइम पास भी करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होते ही जाएगा,
ठीक है, तो मैं एक पॉइंट पे ऐसे आ जाता हूँ जहां पे मैं प्रॉफिट्स में मोर और लेस लॉक हो जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वी हैव अ ब्रेकआउट, और ये ट्रेड तभी बेचना है आपको जब भी आपके लोअर बैंड के नीचे क्लोज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयर वाज फ्रीक्वेंट नॉइज, ऊपर नीचे हम लोग शांति से बैठे क्योंकि अपना नीचे का लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो दिन ब्रेक होगा वो दिन दिमाग लगाएंगे। अभी मैं 1 घंटे के चार्ट में हूँ, तो यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर स्विंग इफ यू वांट, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन डेली एंड वीकली ऑल्सो। मतलब ये थोड़े लार्जर टाइम फ्रेम में ट्रेंड्स अच्छे चलते हैं, इसलिए मैं 1 घंटे के चार्ट में या उसके ऊपर के चार्ट में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। आप जितना 1 मिनट के चार्ट में होगे या 2 मिनट के चार्ट में होगे, तकलीफ बढ़ जाएगी, बिकॉज वहां पे नॉइज ज्यादा होता है, ट्रेंड कम होता है, एंट्री एग्जिट सिग्नल्स बढ़ेंगे। जो मेन ट्रेड्स मारने 100-200 ट्रेड मारने, उसके बदले आप 2-3 हजार ट्रेड मार के निकलोगे और लास्ट में ब्रोकर पैसे वाला बन जाएगा और गवर्नमेंट पैसा वाला बनेगा। तो आपकी चॉइस है, राइट? सो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू गो फॉर द लोअर टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन वट एवर एनालिसिस दैट आई हैव डन। तो यहाँ पे फाइनल एग्जिट मिल गया। ओके, तो हमने एंट्री यहाँ पे की थी, एग्जिट हमें यहाँ पे मिला। ओके, अभी मैं आपको ऐसा पैच दिखा रहा हूँ जहाँ पे तकलीफ वाले दिन है, ये देखो, और वो सबको कंक्लूड करने के बाद क्या हो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो सी यहाँ पे वी हैड अ लॉन्ग, ऊपर गया, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए अफसोस की बात। और यहाँ पे देखोगे तो बाई हमने किया है, क्लोजिंग तो यहाँ पे नीचे हुआ नहीं था तो बच गए। फिर मार्केट इतना ऊपर गया, लास्ट पे इतना जोर से क्रैश आ गया कि एग्जिट यहाँ पे मारना पड़ा, तो लास्ट में तो नुकसानी में निकले। ठीक है, तो ये देखने में थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है कि यार प्रॉफिट ले लिया होता तो। और मैं आपको एक केस में बता रहा हूँ कि प्रॉफिट लेना ही नहीं है। ओके, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एंट्री मिला, प्रॉफिट में भी थे, लास्ट पे हमने नुकसानी में निकाला। ओके, अभी इसके बाद में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, सीधा ट्रेड यहाँ पे हमें मिला। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें ना आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई नहीं आएगी। ओके, योर एक्यूरेसी विल ऑलवेज रिमेन लो, एंड प्रॉफिट जब भी होंगे तो बड़े होंगे, तो वो बड़े प्रॉफिट के लिए रुकना पड़ता है, और वही बेसिकली असली टेस्ट है पेशेंस का। और अगर हम ये पूरे चीज को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बहुत सिंपल है, अपर बैंड के ऊपर बंद होगा तो एंट्री मारनी है, और लोअर बैंड के नीचे होगा तो एग्जिट करना है। अगर हम ये प्रोसेस को फॉलो करते स्टार्टिंग से तो क्या रिजल्ट हमें मिलता। ठीक है, अभी मैं आपको वो बता रहा हूँ। सो लेट मी गो टू द बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। सो अभी यहाँ पे जो डेटा है, बाय द वे, ये 1 साल का डेटा है बैंक निफ्टी का, 1 घंटे के चार्ट में। और अगर आपने 1 साल में इस स्ट्रैटेजी को यूज किया होता तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 53% होती। आपका ऑन एन एवरेज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, दिस इज प्रॉफिट फैक्टर बाय द वे, टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल लॉस के ट्रेड्स का टोटल, इट अल्टीमेटली टेल्स यू द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओनली। तो इट हैज बीन लाइक 1:3, इट इज नॉट बैड। एंड इसने, मैंने लेवरेज को ऐड किया है, मैंने कॉस्ट भी ऐड किया है, मैंने इसको लेवरेज 3 टाइम्स डाला है। बैंक निफ्टी का लेवरेज इज वेरी हाई, मतलब अगर आप 3 लाख का मार्जिन देते हो तो आपको 20 लाख का माल लेने को मिलता है बाय द वे। ठीक है, तो मैंने 30 लाख के बदले खाली 9 लाख डाले। अगर मैं एक्चुअल बैंक निफ्टी का फिगर डालू यहाँ पे विच इज 20, ठीक है, तो 3 lakhs के मार्जिन के सामने इफ आई पुट 20 lakhs एंड इफ यू वुड हैव डन द सेम थिंग, योर रिटर्न ऑन कैपिटल विथ लेवरेज वुड हैव बीन 1062%। इसमें लेवरेज आ गया बाय द वे, ये बैक टेस्टेड डेटा है। और 32% ड्रॉडाउन था, तो 32% ड्रॉडाउन। अभी आप 32% ड्रॉडाउन के सामने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखो तो द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इज वेरी हाई। ओके, तो हमेशा रिटर्न के सामने रिस्क को देखना बहुत जरूरी है, और वो कंपोनेंट हमें सही से वर्कआउट होते दिख रहा है। मींस द स्ट्रैटेजी वाज प्रॉफिटेबल। मैं इसको सॉरी, दिस इज नॉट 1 ईयर, दिस इज 10 ईयर, सॉरी 10 साल में है। तो आप अगर CAGR निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 ईयर्स का बैंक निफ्टी का CAGR वर्सेज ये स्ट्रैटेजी का जो बैक टेस्टिंग है उसका CAGR जब भी कंपेयर करते हैं तो उसमें एक चीज स्पेसिफिकली देखना, जब भी एब्सोल्यूट CAGR को कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी का CAGR समझो 10% के आसपास है, इसका CAGR समझो उससे शायद से 1-2% ऊपर रहेगा, लेट्स अज्यूम। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, बट ऐसे सिनेरियो में हम लोग देखते हैं कि यार बैंक निफ्टी का तो रिटर्न बहुत थोड़ा ही 2% का ही फर्क है, क्या फर्क पड़ता है। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब भी बैंक निफ्टी कोविड के टाइम पे नीचे आई थी तो 60-70% नीचे आ गई थी, और ये स्ट्रैटेजी 60-70% नीचे नहीं गई है। तो हमेशा रिस्क को भी देखना पड़ता है कि कितने रिस्क के सामने आपने रिटर्न बनाए। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी होती है उसमें अगर रिस्क कम होता है, भले रिटर्न कम है लेकिन रिस्क बहुत कम है, तो भी वो स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है। ओके, तो ये जस्ट एक छोटा सा डिस्क्लेमर है बाय द वे। ये BEL का चार्ट है, अगर यही सेम चीज BEL में किया होता हमने तो BEL में वी वुड हैव गॉट अगेन अनदर 45-47 ट्रेड्स, 51% प्रॉफिटेबिलिटी है, 1:4 आया है BEL में, 20% ऑन के सामने द रिटर्न इज देयर। ठीक है, ये रिटर्न लेवरेज के साथ चेंज होगा, तो आई वुड नॉट फोकस मोर ऑन द रिटर्न पार्ट बिकॉज एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद डिफरेंट लेवरेज एंड ऑल। सो वो वाले पॉइंट पे अभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, रिटर्न है, इक्विटी का प्लस है, इक्विटी का पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रैटेजी में वर्थ है। ओके, मैं आपको वही दिखाने का ट्राई करूँ बेसिकली। दिस इज बजाज फाइनेंस स्टॉक्स विच आर ब्लू चिप्स, और एकदम स्मूथ कर्व है बाय द वे बजाज फाइनेंस में।
तो यही सेम स्ट्रेटेजी अगर आप ऊपर देखोगे तो इट इज डूइंग द सेम थिंग इन बजाज फाइनेंस इन एन आर्ली चार्ट, इट इज बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। बट जब भी पैसा मिलता है तो बड़ा पैसा मिल रहा है इसमें। तो एंट्री और एग्जिट एकदम सिंपल है, और खाली मैंने इसमें एक ही ट्वीक किया कि मैंने 200 डेज डाल दिया नॉइस को कट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई द स्ट्रेटेजी इज लुकिंग वेरी वेरी लाइक फ्रूटफुल। ठीक है, ये एशियन पेंट्स का है, अगर उसके भी इक्विटी कर्व देखो तो डिसेंट है। इफ यू सी मोतीलाल ओसवाल इक्विटी कर्व इज डिसेंट। ऐसे भी स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें ट्रेंड डाउन होगा और आपका वहां पे नुकसान भी दिखेगा इक्विटी कर्व में। पर जब भी हम ट्रेड करते तो हम लोग किसी एक स्टॉक में ट्रेड नहीं करते, वी यूज अ सेट ऑफ पोर्टफोलियो। तो अगर आपने 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया तो 50 में देखो ऐसा भी रहेगा जो खराब रहेगा, लेकिन उसमें आपको ऐसा भी ट्रेड मिलेगा जो आपको अच्छा रिटर्न देगा जाएगा। तो अल्टीमेटली द पोर्टफोलियो मेक्स द स्ट्रेटजी मोर स्टेबल एंड वर्केबल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर का एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो है। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई, एक एंट्री और एग्जिट का रूल आपको समझ में आया कितना सिंपल है, और साथ में एक छोटे से माइनर ट्विक से कितना स्ट्रेटेजी स्टेबल हो जाता है, वो इसमें से बहुत बड़ा टेक अवे। सो इसी के साथ बॉलिंजर बैंड पे आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, और आप भी आपके रूल्स या आपके कोई भी कंडीशन से आप लगा कि आप इसको और भी रिफाइन कर सकते हो। सो अगर आपको भी कुछ रिफाइंड में मिलता है तो फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली इवन आई लुक फॉर इट एंड सी इफ आई कैन मेक इट इवन मोर बेटर। ट्रेडिंग या टेक्निकल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वाइड है, ठीक है, और हर एक लोगों के पास एक अलग थॉट प्रोसेस और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अगर आपके पास भी कोई थॉट प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग है तो आप उससे भी कमेंट में डालना। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स एंड सी इफ आई कैन ऑल्सो bring something more better to you guys after working on it, right? So thank you so much. See you again in the next video, right? So please make sure that you subscribe and you press the notification icon. Thank you so much.